by Nepal Ayurveda Medical Society with Dr. Says from KLE University, India. As our previous session was quite convenient and will immensely help in practical way. But due to defect of time, the session was ceased. At this moment, we are back again. But before starting the session, I would like to thank our respected speaker for managing time from his BDS schedule. Without doing further delay, I would like to request Dr. Says to continue this program. Sir, please proceed. The platform is yours. Sir, am I audible? Please. गुड आफ्टरनून ऑल। सो पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन से स्टार्ट करें। Yeah, sure, sir. You mean the previous question, right? Yes, yesterday's question. Yeah, sure. Yeah, okay. The first question was the difference between Agni and Pachak Pitta. ओके, एक्चुअली ये बहुत एलेबरेटिव टॉपिक है, अग्नि एंड पाचक पित्त। इस पे अगर कोई अगर ये कंडक्ट करते तो 1.5 आवर या 2 आवर्स एक्सप्लेनेशन के लिए लगेगा, पर इन शॉर्ट अभी समझाता हूँ कि एग्जैक्ट अग्नि को हम लोग कैसे कंसिडर कर सकते हैं हमारे इसमें आयुर्वेद शास्त्र और मॉडर्न के हिसाब से। सो अग्नि और गुल्म, ये जो ऐसे कॉन्सेप्ट है, गुल्म एज अ डिजीज और अग्नि, ये दोनों आयुर्वेद की देन है। मतलब एक्सक्लूसिवली सिर्फ यही पे ही मिलेगा, ऐसे एडवर्टाइज दिया जाता है ना, तो हम लोग आयुर्वेद में ही मिलेगा वो, और कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अग्नि को हम लोग किसी से भी कोरिलेट नहीं कर सकते, नाइदर विथ डाइजेस्टिव सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कंटेम्परेरी साइंस, या फिर और किसी भी इसको नहीं कर सकते। साउंड आ रहा है? इसका रीजन ये है कि जहाँ पे अलग अलग एक्सपेक्ट है, क्योंकि हमारे इसमें फिजिकल चेन है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान दिया गया है रादर देन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ऐसे बोला गया है कि जब हम लोग अग्नि और पाचक पित्त को कंपेयर करते हैं, तो चरक सूत्रस्थान 12 चैप्टर में वो ऐसा बोलते हैं कि शेयर स्क्रीन में सूत्रस्थान 12 चैप्टर में जब दोषों के बारे में वो बोलते हैं, वात पित्त और कफ, तो वहां पे पित्त के बारे में जब वो डिस्क्राइब करते हैं प्राकृत पित्त के गुण, जो वायु तंत्र यंत्र रहा, ये जो श्लोक है वात का, इतना बड़ा गुण का श्लोक है, उसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन आता है कि अग्निरेव शरीर पित्तांतर्गत। तो जो अग्नि है शरीर का, वो पित्तांतर्गत है। अंतर्गत मतलब पित्त के अंदर ही रहे। ओके, सो पित्त के अंदर रहना मतलब क्या है? पित्त ही अग्नि। अब उसका एक अलग एस्पेक्ट है जो हमें अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 12 चैप्टर में मिलता है। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 12 चैप्टर में जब वो दोष भेदीय अध्याय बोलते हैं, आपको श्रुत में मिलेगा ना ही आपको चरक में मिलेगा, पर अष्टांग हृदय जब एक्सप्लेन करता है पाचक पित्त के बारे में, अभी ये एक ध्यान रखिए कि अग्निरेव शरीर पित्तांतर्गत, कि अग्नि पित्त के अंदर रहता है। अब वो अग्नि एज अग्नि कब फॉर्म में आता है, उसके बारे में ये जो 10, 11 एंड 12 ये जो श्लोका है उसमें दिया गया है। तो पाचक पित्त का ये श्लोका है, आचार्य वाग्भट क्या बोलते हैं, तत्र पक्व आमाशय मध्यम। सो पाचक पित्त कहाँ रहता है? पक्वाशय और आमाशय के बीच में रहता है, और वो कैसा रहता है? पंचभूतात्मक। सो वो पंचभूत से पंचभूति के, मतलब उसमें कोई ये नहीं है, क्या सिर्फ एक ही महाभूत से वो नहीं बना है, पांचों महाभूत से वो बना हुआ है। पर यत तेज सगुणोदय, पर तेज उसका मेन गुण है।
और जब ये गुण उदय होता है, अब उदय होना मतलब क्या है, मैनिफेस्ट होना। अब ये हर बार आपको मैनिफेस्टेशन नहीं दिखेगा तेज गुण का, स्पेशली पाचक पित्त का, नहीं तो हमेशा बॉडी जलती रहेगी रहेगी हमारी। इसलिए वो हमेशा शरीर का ऐसा हमारा सिस्टम है कि वो अपने आप में रेगुलेट करता जाता है। तो ये जो लाइन है, उसके नीचे का जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा अनल शब्दिता। मतलब क्या है, जब पाचक पित्त का तेज गुण उदय होगा, मतलब तेज गुण वो मैनिफेस्ट करेगा, उससे बढ़ेगा, तब वो अपना द्रवत्व त्याग करने लगता है। अगर हम लोग पित्त के गुण देखेंगे तो क्या है, अ, सर है, लघु है, विस्र है, सस्नेह, सस्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, द्रव, सर, लघु, Hello. ये पित्त के गुण है। ओके, सो इसमें से जो Yes, yes, 1 second. I think. Okay, okay. ओके, आ रहा है। Yes, sir. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था। हाँ, साउंड आ रहा है। Yes, sir. Yes. सो ये जो त्यक्त द्रवत्व है, जब पाचक पित्त अपना द्रवत्व त्याग करेगा तब वो अग्नि के फॉर्म में आता है। मतलब अगर आपको जनरली भूख लगता है अराउंड 9 बजे सुबह के, ओके, सो 8:45 9 को वो पाचक पित्त है वो अपना द्रवत्व त्याग करेगा, अपने उष्ण गुण से बढ़ेगा। और फिर जब आप, और वो एक स्टेज तक रहता है, मतलब एक पीक तक रहता है, फिर वो बाद में फिर से उसका वो जो द्रवत्व त्याग हुआ है वो फिर से आने लगता है पित्त के बाद, और वो फिर वो पाचक पित्त बन जाता है। सो आपको इस पीरियड में खाना खाना है। अगर आप इस पीरियड में खाना नहीं खाओगे और जब उसका द्रवत्व वापस आने लगेगा उस टाइम पे अगर आप खाना खाओगे, तो बाद में आपको थोड़े पैथोलॉजिकल कंडीशंस दिखते हैं। जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आपने लेट खाना खाया तो बाद में आपको ऊपर की तरफ आने लगता है, मतलब अम्लोदगार, अम्ल पित्त जैसा कंडीशन आने लगता है। वो इसलिए है क्योंकि वो जो द्रवत्व है वो फिर से आने लगता है, और वो फिर से आने की वजह से वो पित्त खाने के साथ मिक्स हो जाता है। और जब पित्त खाने के साथ मिक्स होता है तो उसको विदग्ध बना के वो ऊपर की तरफ नहीं तो नीचे की तरफ धकेल देता है। उसको हम लोग अम्ल पित्त के नाम से जानते हैं। सो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है अग्नि का। सो जनरली क्या रहता है, आपको अगर पेशेंट को इंटरेक्ट करना है तो उनको बोलना है कि जब आपको भूख लगे तभी खाना है। इस क्योंकि वही परफेक्ट टाइम है, आप पहले भी नहीं खा सकते, बाद में भी नहीं खा सकते, क्योंकि पित्त का जो द्रव गुण है उसके पहले, भूख के पहले और भूख के बाद में एक्टिव रहता है, तो वो खाने को विदग्ध बनाता है। ये उष्ण गुण की वजह से जब वो द्रव त्याग करेगा पित्त अपना, तब खाना अच्छी तरह से पचन होगा। इसलिए आपको चिकित्सा में भी दो तरह के द्रव्य दिखते हैं, एक दीपन द्रव्य है और एक पाचन द्रव्य है। चारंदर जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है इसको कि दीपन द्रव्य क्या है और पाचन द्रव्य क्या है। सो पाचन द्रव्य क्या है, वो सिर्फ जो पाचन करता है, वो दीपन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उष्ण गुण नहीं है पाचन द्रव्य के पास। हाँ, ये है क्या बोलते हैं, दीपन पाचन द्रव्य से हमारे पास जो दोनों काम करते हैं। पर जो पाचन द्रव्य है वो स्पेसिफिकली वो जो एक्सेस द्रव है पाचक पित्त का वो शोषण करने लगता है। इसलिए आपको पाचन द्रव्य मोस्टली तिक्त द्रव्य दिखेंगे, क्योंकि
तिक्त रस कैसा है, वायु और आकाश से बना हुआ, इसलिए वो शोषण करता है, बहुत अच्छे से शोषण करता है वो एक्सेस द्रवता को, और पित्त को अग्नि फॉर्म में लाने के लिए हेल्प करता है। हालांकि जो दीपन द्रव्य से वो डायरेक्टली पित्त के उष्ण गुणों को ये करता है, टारगेट करता है, जिससे कि वो अग्नि बढ़ जाता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो दीपन द्रव्य कौन से है, मरीच है, चित्रक है। चित्रक तो दीपन पाचन दोनों बोला गया है, पर जनरली मरीच होगा, या ऐसे वाले जो उष्ण द्रव्य से वो दीपन द्रव्य है, उससे पाचन नहीं होगा। पर जो पाचक द्रव्य है जनरली गुड़ुची आएगा, मुस्त आएगा, जो तिक्त रसात्मक है, और जो दीपन द्रव्य जो कटु रसात्मक है, जो उष्ण है। और दीपन पाचन दोनों काम करते हैं, जैसे कि चित्रक हुआ, शुंठी हुआ, ये जो है वो दोनों काम करते हैं। सो ऐसे आपको अग्नि को अंडरस्टैंड करना है। जनरली अग्नि और पित्त सेम ही है, पर जब पित्त अपना द्रवत्व त्याग करता है तब वो अग्नि फॉर्म में आता है, और वो सर्टेन पीरियड के लिए रहता है। अगर कंटिन्यूअस रहता तो हमें भस्मक जैसा डिजीज की कंडीशन हो जाती है। इसीलिए वो एक रेगुलेटरी बेस है, शरीर ने अपना वो रेगुलेशन बनाए रखा है। Thank you, sir. And the next question was, may the Sar Purush need to be Kapha Prakriti or is independent? ये थोड़ा ये मेद सार, मतलब आपको पहले मेद सार क्या है वो एग्जैक्ट पता करना होगा। कफ प्रकृति देखिए, कफ प्रकृति वाले पुरुष में उसके सिमिलर जो दोषा से धातु से वो जनरली नॉर्मल रहेंगे। नॉर्मल मतलब वो इंटर रिलेटेड रहते हैं एक्चुअली। जैसे कि आश्रयाश्रयी भाव बोले गए इसी 11 चैप्टर में, वो बोलते हैं कि जो वायु सॉरी जलभूत, पृथ्वी जलभूत जो धातु है हमारे, जैसे कि रस हो गया, मांस हो गया, मेद हो गया, शुक्र हो गया, मज्जा हो गया, वो कफ के इसमें आता है। पर कफ प्रकृति और कफ दोष ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। कफ प्रकृति में आपको उस दोष की प्रिडोमिनेंसी दिखेगी, कफ की। कफ दोष अलग है, कफ प्रकृति अलग है। और कफ प्रकृति में आपको हस्ती की तरह, वो हाथी की तरह चलता है, नहीं तो स्थिर रहता है, बृहद शरीर रहता है, ऐसे आपको दिखेगा। और मेदसार को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो फैट इंसान ये मेदसार पुरुष नहीं। मेदसार और स्थौल्य ये दोनों अलग है। मेदसार प्राकृत अवस्था है, स्थौल्य ये विकृत अवस्था है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। जनरली लोग इसको कोई भी हो इसको गलत इंटरप्रेट करते कि भाई हाँ स्थौल्य है, स्थूल पुरुष है तो ऑब्वियसली ये मेदसार रहेगा। नहीं, स्थूल पुरुष कभी भी मेदसार नहीं रहता। हाँ हो सकता है अगर उसका स्थौल्य प्राकृत है, मतलब बृहद शरीर जो है उसका वो प्राकृत है। उसका प्राकृत मतलब क्या है, जो आचार्य ने जो शरीर के प्रमाण बोले गए हैं, आचार्य सुश्रुत ने भी बोले गए, आचार्य वाग्भट जी ने भी शारिस्थान में बोले गए कि हर एक का प्रमाण बोला गया उन्होंने कि इतने इतने अंगुली प्रमाण में, तो अंजलि प्रमाण में इस शरीर का भाग रहना है। सो अगर उस इसमें वो फिट बैठता है तो ठीक है, चलेगा। जनरली मेदसार पुरुष कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। उनका जो साउंड है बहुत मेलोडियस साउंड रहता है। ऐसे वाले ये रहते हैं। और महोत्साही नहीं, सॉरी उत्साही रहते हैं। महोत्साही आपको मज्जा की इसमें मिलेगा, पर उत्साही रहते हैं। हालांकि स्थौल्य में अगर आप देखोगे तो जनरली वो चरक सूत्रस्थान 21 चैप्टर में उन्होंने स्थौल्य के दोष बोले गए पूरे के पूरे, कि वो दौर्गंधित रहता है, अति स्वेद उसको आता है, अति पिपासा वाला रहता है, अति क्षुधा रहता है, कोई भी काम करने के लिए उतना उत्साही नहीं रहता है। सो जो स्थौल्य है वो विकृत कफ की वजह से हुआ है। मेदसार पुरुष है वो प्राकृत कफ की वजह से हुआ है। सो कभी कभी इंटर रिलेटेड हो सकता है कि कफ प्रकृति पुरुष और मेद सार पुरुष ये ठीक हो, मतलब आपको सिमिलैरिटीज दिखे। क्यों? क्योंकि मेद और कफ है आश्रय श्री भाव है, पर प्रकृति
पहले से डिसाइड होती है। जन्म अवस्थाधीर ऐसे बोला गया है कि मतलब जन्म से ही वो मतलब जब आप फिटल लाइफ में रहते तभी वो प्रकृति डिसाइड होके आती है और वो चेंज नहीं होती। ठीक है, पर जो सारता है वो चेंज होती है। सारता चेंज कब होगी? अ, आहार द्रव्य के ऊपर, औषध द्रव्य के ऊपर चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हेरिडिटरी कोई रस सार नहीं तो रक्त सार, मेद सार, आपने मेद सार पे पूछा, मेद सार ये लेके आया है हेरिडिटरी, पर जरूरी नहीं कि वो मेंटेन रहे, क्योंकि अगर उसने मेद को विषेट करने वाले आहार विहार लिया तो फिर वो मेद दूषित होके असार में फॉर्म होगा। सार मतलब क्या है? एसेंस पार्ट। असार मतलब क्या है? मतलब वो ठीक नहीं है, वो दूषित है। तो अगर आहार विहार वैसा करे बंदा कि वो मेद को विषेट करेगा तो उसकी सारता जा सकती है, मतलब वो मेद असार बन सकता है। पर प्रकृति, जो कफ प्रकृति हो कफ प्रकृति वाला ही रहेगा, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कफ प्रकृति वाला ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट मेरा सारता जो है वो चेंज हो सकता है, मतलब वो डिपेंड नहीं है, वो आपके आहार और विहार पे डिपेंड है। अगर आप अच्छा आहार खाते हो, अग्नि आपका अच्छा है, तीनों दोषों समावस्था में है, तो सारवान धातु प्रोड्यूस होके मेद धातु सारवान बनेगा। अगर आप मेद को विषेट करने वाले जैसे कि गुड़ है, एक्सेस क्वांटिटी में, स्पेशली एक्सेस क्वांटिटी में मधुर रस अगर दे दे तो स्थौल्य को ये करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे वाले जो एक्सेस क्वांटिटी में मधुर रस हो, अम्ल रस हो, जो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान आहार द्रव्य हो, नहीं तो कोई भी ऐसा विहार आप कर रहे हो कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, एक जगह पे बैठे हुए हो, दिन में सो रहे हो, रात को जाग रहे हो, तो आपका मेद असार बन सकता है। सो वैसे देखा जाए तो कफ और मेद इंटर रिलेटेड है, पर कफ प्रकृति ये स्टेबल रहती है फुल आपके 10 जीवन काल में। सारता अनस्टेबल रहती है। अगर आप अच्छा आहार विहार करोगे तो सार धातु बनेगा, नहीं करोगे तो असार धातु बनेगा। Thank you, sir. With this, our question session is over from the previous class. Now you can proceed for the next one. But before that, I would like to request all the participants, those who will have any query regarding the upcoming session, can drop their question in chat box. Now you can proceed. Thank you. Yes, thank you. ये है, समझ रहे? ठीक। सो कल हम लोगों ने टीका वाचन नहीं तो टीका पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है वो देखा हम लोगों ने। सो आज मैंने दो तीन आपको एग्जांपल्स भी दिए थे कि कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कॉन्टेम्प्रेरी साइंस की पैथोफिजियोलॉजी और हमारे इसमें। जरूरी नहीं कि हर चीज यहाँ पे आपको मतलब डायरेक्टली कोरिलेट करने के लिए मिले या फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको मिले, पर आप अभ्यासात प्राप्यते दृष्टी कार्यसिद्धि प्रयत्नता, ऐसे वाग्भट 12वें चैप्टर में बोलते हैं कि आप जब लगातार अभ्यास करते हो किसी भी चीज का, तो आप जब आयुर्वेद का अभ्यास आयुर्वेद के सिद्धांतों के ऊपर करोगे तो आपकी वो शास्त्र बुद्धि डेवलप हो जाएगी वैसे। और जब शास्त्र बुद्धि डेवलप होगी तो आप हर चीज को जब पेशेंट आएगा तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? जरूरी नहीं कि आपको कॉन्टेम्प्रेरी साइंस के साथ कोरिलेट ही करना है हर चीज, क्योंकि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च।
सो जो आतुर आएगा, मतलब जो रोगी आएगा, उसको आपको दोष साम सॉरी धातु साम्यता की अवस्था में फिर से लाके रखना है। जो उसकी धातु असाम्यता है अभी, नहीं तो धातु वैषम्य है, उसको साम्यता में लाके रखना है, ये आपका प्रयोजन है। सो आप अपने ही संहिता में कहीं का भी रेफरेंस ले सकते हो, सिर्फ वो धातु साम्य करने की इसमें हेल्प होना चाहिए। कोई भी आप द्रव्य दे रहे हो, नहीं तो विहार सजेस्ट कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड है। पर ये कहाँ से आता है, जब आप कंटिन्यूअस रीड करते हो संविदा, तब ये आपका जो विवेक बुद्धि है वो आपका डेवलप होता है। तो अभी कल हम लोगों ने थोड़े ये देखे, धातुओं के कर्म भी देखे। अब आज हम लोग 11 चैप्टर से ही जो इम्पोर्टेंट है वो ये देखेंगे कि एग्जैक्ट टीकाकार क्या कहना चाहते हैं और संविदा क्या कहनी चाहती है, वो आज थोड़ा पढ़ेंगे। थोड़ा आपको नया भी कुछ समझ में आएगा कि एग्जैक्ट क्या है इसके मीनिंग्स। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने देखा कि धातुओं के प्राकृत कर्म देखे, प्रीणनम, जीवनम, लेप, स्नेह, धारण, पूरण एक्सेट्रा, और उनका ये श्रेष्ठ कर्म है। कनिष्ठ कर्म भी देखे, जैसे कि रक्त का कर्म क्या है कि वो मांस को पोषण देगा, वर्ण प्रसादन करता है, जो जिसका कोरिलेशन हम लोग कुष्ठ की चिकित्सा में कर दे कि वहां पे रक्त की विकृति होने की वजह से वहां पे आपको डिस्कलरेशन आएगा, मतलब वर्ण की हानि होती है। सो जब आप रक्त प्रसादक द्रव्य दोगे वहां पे, जैसे कि मंजिष्ठा आया है, पुष्ट करके एक द्रव्य भी है, उसमें सारिवा आया है जो रक्त प्रसादन द्रव्य करते, गुड़ुची, यष्टि, मधु एक्सेट्रा, वो वर्ण प्रसादन करते। बेस्ट वर्ण प्रसादन द्रव्य कौन सा है? हरिद्रा है, क्योंकि उसका सिनोनिम ही रजनी करके है। रजनी मतलब क्या है? जो रंजन करता है वो। रंजन मतलब क्या है कि कलर चेंज करना। सो हरिद्रा अच्छा है यहाँ पे। सो ऐसे आपको कोरिलेशन करना है। सिमिलरली मांस मेद को पोषण करेगा, मेद अस्थि को पोषण करेगा। ये उत्तरोत्तर धातु परंपरा है। और उनके श्रेष्ठ कर्म जो वहां पे बोले कि अस्थि का धारण करना, मज्जा का अस्थि पूरण करना एक्सेट्रा, ये कर्म। अभी मल के ऊपर आते हैं। अब मल के भी प्राकृत कर्म होते हैं। ऐसा नहीं कि मल मतलब उसको बाहर ही निकालना है, नहीं। दोष धातु मला सदा देह से बोला गया है। आप अगर फर्स्ट श्लोका देखोगे यहाँ पे इसी चैप्टर में, तो दोष धातु मला मूलम सदा देह से बोला गया है। मतलब जो देह के मूल जो है, रूट कॉज है, ये दोष धातु और मल है। दोष धातु एंड मल, वो भी कैसे है? सदा है। सदा का यहाँ पे उन्होंने मीनिंग क्या दिया है टीका में? सदा सर्वासु जन्मादि अवस्थासु। सो सदा मतलब क्या है? सर्वासु जन्मादि अवस्थासु, मतलब सर्वासु मतलब थ्रू आउट द लाइफ। और अवस्था कौन सी है? जन्म आदि। जन्म भी है और मृत्यु भी है। मतलब जन्म के समय भी दोष धातु मल ये आपके मूल रहते हैं देह के, और मृत्यु के टाइम तक ये आपके मूल रहते हैं, इसलिए वो जन्मादि अवस्था से आया है। सो मल भी उतने इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई मल को बाहर ही निकालना है, ऐसे नहीं। मल का कोई काम है ऐसा भी नहीं है। सॉरी, मल का कुछ काम नहीं है ऐसा भी नहीं। उन्होंने यहाँ पे प्राकृत कर्म दी है मल के। सो अभी हम लोग देखते हैं क्या बोलते हो। इदानी मला नाम कर्माणि आह। सो इदानी मतलब यहाँ अभी मल के कर्म बोले जाएंगे। अवष्टंब पुरुष से, पुरुष मल का कर्म क्या है? अवष्टंब है। अवष्टंब का मीनिंग मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या है एग्जैक्ट। मूत्रस्य क्लेद वाहनम। सो मूत्र का जो है वो क्लेद वहन करना कर्म है। ओके। और स्वेद से क्लेद विद्रुति। सो यहाँ पे दो चीजें है, देखिए, मूत्र और स्वेद। पुरुष छोड़िए, जरा साइड में रखें, क्योंकि पुरुष पृथ्वी महाभूत प्रधान है, थोड़ा सॉलिडिफाइड रहता है। मूत्र और स्वेद दोनों लिक्विड है। ओके। सो मूत्र का काम क्या है? क्लेद वहन करना है। क्लेद मतलब आप बॉडी का मॉइस्चर कह लीजिए, नहीं तो जो एक्स्ट्रा सिक्रीशंस है वो कह लीजिए, जो फ्लूइड फॉर्म में रहता है वो। और स्वेद का क्या है? क्लेद विद्रुति है। ओके। विद्रुति मतलब विशेष ध्रुति। विद्रुति, ध्रुति मतलब धारण करना, विशेष धारण करना।
सो ये स्वेद का कर्म है। सो अब वो टीका में क्या बोलते हैं, पुरुष का पहले लेते हैं, अवष्टम्भ पुरुष से, अवष्टम्भो देह धारण शक्ति ही। ओके, सो देह धारण शक्ति बोला गया यहाँ पे। सो पुरुष क्या करता है, देह धारण शक्ति करता है। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि अरे यार पुरुष कैसे देह धारण शक्ति करता है, पहले ऑलरेडी अस्थि के बारे में देह धारण शक्ति धारण कर्म बोला गया है कि वो बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटेशन खड़ा करने के लिए हेल्प करता है अस्थि। सेम थिंग यहाँ पे पुरुष करता है। क्यों? क्योंकि वो सब, अगर किसी को आप लोगों में से कभी आपने अगर एक्सपीरियंस किया होगा, अगर लूज मोशंस लगे बहुत सारा तो बाद में आपको खड़ा होने के लिए भी नहीं होता, आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, आप सोने के लिए मतलब प्रेफर करते हो, बैठने के लिए, लेटने के लिए प्रेफर करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी वहां पे धारण शक्ति जो है वो कम हुई रहती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राजयक्ष्मा। राजयक्ष्मा में ऐसे बोला है कि पुरुष ही उसका आधार है राजयक्ष्मा का। मतलब आपको वहां पे पुरुष का संरक्षण करना है। क्यों? क्योंकि पुरुष जो है वो इतना ये निकलता है वहां पे राजयक्ष्मा के पेशेंट्स में कि उसकी जो शक्ति है, धारण शक्ति है, वो बहुत कम होती है। सो इसीलिए वहां पे उन्होंने क्या बोला है कि पुरुष का रक्षण करने के लिए बोला है। राजयक्ष्मा मतलब ये राजयक्ष्मा, वहां पे धातु का इतना क्षय हुआ रहता है कि आपको मतलब धातु क्षय मल के फॉर्म में जाता है, मतलब मल बहुत जाने की वजह से धातु क्षय होता है और बॉडी वीक होती है। सो यहाँ पे उन्होंने मल का रक्षण करने के, मल रक्षण मतलब क्या है, पुरुष रक्षण। इसीलिए सुश्रुत जब कला शारीर एक्सप्लेन करते हैं, हेलो, हाँ, सुश्रुत जब कला शारीर एक्सप्लेन करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, पुरुष धरा कला एवं अस्थि धरा कला। सो पुरुष धरा जो कला है वही अस्थि धरा कला है। इसीलिए आपको ये आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है, पर एक्चुअली ये है कि पुरुष धरा कला और अस्थि धरा कला सिमिलर इसलिए है क्योंकि सारे के सारी चीजें इंटेस्टाइन से रिलेट होती है। आपको क्या बोलते हैं, वात जो है, ओके, सो अस्थि क्षय में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वात का रहता है। वात जब बढ़ेगा तब आपको अस्थि क्षय जैसे लक्षण दिखेंगे। और इसका हम लोग कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, पुरुष धरा और अस्थि धरा कला का हम लोग बाल्डनेस से कोरिलेट कर सकते हैं। क्योंकि केश क्या है, जो कोई भी अगर आपके पास पेशेंट आए हेयर फॉल की कंप्लेंट लेके आया तो आपको दो तीन चीजें देखनी है उसमें। हेयर फॉल, हेयर्स के ऊपर बहुत कम ये है लिटरेचर है हमारे संविधान में। फर्स्ट, और जो लिटरेचर है उसमें से क्या है कि फर्स्ट केश क्या है, अस्थि का मल बोला कि अस्थि का प्राकृत जो मल है वो केश है। मतलब अगर हेयर फॉल है तो आपको अस्थि का क्षय नहीं तो अस्थि की विकृति ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, सेकेंड, ज्यादा उष्णता की वजह से भी हेयर फॉल कम होता है। मतलब अगर पित्त प्रकृति वाला पर्सन है तो उसमें वो पिंगल केश एक्सेट्रा आपको वर्णन दिखेगा वहां पे। सो क्योंकि पित्त थोड़ा उष्ण गुणात्मक रहता है, इसलिए वो उष्णता की वजह से भी हेयर फॉल रहता है। थर्ड, आपको रस प्रदोष विकार में आपको पालित्य मतलब ग्रेइंग ऑफ हेयर का एक रेफरेंस आता है। सो यहाँ पे आपको रस, अस्थि और पित्त, इन तीनों को कंट्रोल करना होता है इन केस ऑफ हेयर फॉल। सो अगर आप अस्थि का अगर ये निकालोगे, कॉन्सेप्ट निकालोगे कि अस्थि क्षय होने की वजह से हेयर फॉल होता है, तो आपको मेडिसिन कौन सी देनी पड़ेगी, जो पुरुष धरा कला पे काम करती है वो मेडिसिन आपको देनी पड़ेगी। अब वो मेडिसिन कौन सी है, मुस्ता है, बहुत अच्छा संग्रहणीय द्रव्य है और पुरुष ये धरा कला पे बहुत अच्छा सा काम करता है। सेकेंड, गुडुची जैसा एक ड्रग है जो इंटेस्टाइन पे काम करता है, पुरुष धरा कला पे काम करता है। फिर परपटी कल्पना है, जनरली रस परपटी हो गया, पंचामृत परपटी बहुत अच्छे से काम करती है इस पे। सो ऐसे
हाँ, भृंगराज केश बोला गया है। ओके, पर वो पुरुष धरा कला पे भी बहुत अच्छे से काम करे। तो ये जो ड्रग्स है वो पुरुष धरा कला को स्ट्रेंथन करके अस्थि को बढ़ाएंगे, और अस्थि जब ये होगा, प्राकृत होगा, तब उसके न्यू फॉर्मेशन ऑफ हेयर हमें दिखते। सो ये बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है मैंने कि ये जो कुछ ड्रग्स है, मतलब द्रव्य है, उनको देने के बाद पेशेंट में बहुत अच्छे से हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है और न्यू हेयर ग्रोथ्स भी दिखे गए। सो ये वाली ऐसे आप हम लोग उसको कोरिलेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, मूत्र से क्लेद वाहनम। सो क्लेद का वहन करना, ये मूत्र का काम है। वहन मतलब क्या है? बाहर फेंकना उसको, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन करना। और स्वेद का क्या है? क्लेद विद्रुति है, मतलब क्लेद वो थोड़ी देर, विद्रुति मतलब क्या है? वो थोड़ी देर के लिए धारण करता है, फिर उसको बाहर फेंकता है। क्यों? क्योंकि वो धारण करना भी बहुत जरूरी है। जैसे मूत्र जो क्लेद वहन करता है, कि वो एक्सेस जो क्लेद है वो बॉडी में रख के उतना ही हम लोग नहीं रख सकते, उसको बाहर फेंकना ही है। पर उसको प्राकृत वे से फेंकना ये मूत्र का काम है। इसीलिए आपको मूत्र की जब विकृति आती है, जैसे कि क्रॉनिक रिनल फेलियर हो, नहीं तो एक्यूट रिनल फेलियर हो, जो इस मूत्र व स्रोतस की विकृति है, तो आपको रक्तगत क्लेद, जिसको हम लोग सीरम क्रिएट हो, यूरिक एसिड हो, ऐसे वाली चीजें वहां पे एक्यूमुलेट होते हुए दिखते। इन केस ऑफ डिजीज, अगर पैथोलॉजी कंडीशन की बात करें तो, अगर वहां पे मूत्र अपना क्लेद वहन का काम अच्छी तरह से करेगा, तब ये चीजें वहां पे एक्यूमुलेट नहीं होगी और वो ये नॉर्मल फ्लो में ये हो जाता है। सिमिलर थिंग, जब स्वेद में अगर क्लेद बहुत ज्यादा निकलने लगेगा, तो आपके बॉडी पे रैशेस उठने लगते हैं, स्किन ड्राई पड़ने लगती है, रिंकल्स बहुत जल्दी ज्यादा आते हैं। सो इसीलिए वो स्वेद का प्राकृत कर्म क्लेद विद्रुति बोले। विद्रुति मतलब क्या है? विशेष धारण करना वहां पे, और फिर वो एक समय तक धारण होने के बाद जब दूसरा कोटा आता है क्लेद का, तो वो ये पहले वाला निकाल के फेंक देता है, जो हम लोग स्वेट के रूप में देखते हैं। सो ये भी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ पे उन्होंने दिया है अरुण दत्त जी ने कि स्वेद से क्लेद विदारण श्रेष्ठ कर्म, कि स्वेद का क्लेद विदारण श्रेष्ठ कर्म है। क्लेद अभावे ही शोषस्य। सो अगर क्लेद नहीं रहेगा तो शोष हो सकता है। शोष मतलब क्या है? ड्राइनेस आना। सो ये जो ड्राइनेस नहीं आने के लिए वहां पे स्वेद अपना क्लेद का मेंटेनेंस का काम करता है। और बाकी के कर्म क्या है स्वेद के? ये सिर्फ इतना है। सो टीका में हमें एक्स्ट्रा समझ में क्या आता है? ये लाइन समझ में आती है, देखिए, मध्यम त्वक स्नेह रोम धारणा अपि। सो और क्या करता है? त्वक स्नेह धारण करता है स्वेद, और रोम धारण करता है, जो ये स्किन के जो हेयर्स है वो मेंटेन रखने के लिए भी स्वेद का कर्म है। सो ये हमें टीका से एक्स्ट्रा पता चलता है याद। सो अभी हम लोगों ने हाँ, सिमिलर थिंग हेमाद्री जी बोलते हैं यहाँ पे, ये देखिए टीका में अभी हम लोगों ने देखा कि अवष्टम्भ पुरुष से मूत्र से क्लेदवानम स्वेद से क्लेद विद्रुति। ओके, सो सिमिलर थिंग, एक्स्ट्रा चीजें क्या आती है? हम लोगों ने पहले इसमें देखा कि श्रेष्ठ कर्म अलग है धातुओं के, कनिष्ठ कर्म अलग है। सिमिलर थिंग यहाँ पे भी श्रेष्ठ कर्म ये हो गया, कनिष्ठ कर्म क्या है इनके? मतलब सेकंड कर्म क्या है? तेन अनिल अनल धारण। ओके, सो पुरुष क्या करेगा? समान वायु को धारण करता है, और अनल धारण, अग्नि धारण करता है। ओके, आपको कौन चरक, अगर आप चिकित्सा 15 पढ़ोगे तो वहां पे आपको शोष्यमाण वन्ही करके एक कॉन्सेप्ट आता है, जो तृतीय अवस्था पाग में आपको देखने को मिलता है। सो आप इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं। अनल धारण मतलब क्या है? वो अग्नि को वहां पे मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि पुरुष धरा कला कहाँ कहाँ पे फैली हुई है? वो बोलते हैं कि यकृत समन्ता कोष्ठ, मतलब कोष्ठ जो है, कोष्ठांगास कितने बोले? 15 कोष्ठांगास बोले गए। हृदय हो गया, यकृत हो गया, बस्ती हो गया, ये जो अवयव है, इन सारों, इस सारी चीज में
पुरुष धरा कला फैली हुई, मतलब क्या है, अग्नि अग्नि जब रहता है तो यहाँ पे जनरली अग्नि का स्थान बोला गया पक्वा और आमाशय मध्यम, मतलब जो ग्रहणी का कॉन्सेप्ट है वहां पे, पर उसका जो व्यापकता है, उसका जो कर्म है वो इन सारी चीजों में है, मतलब जहां जहां पे पुरुष धरा कला फैली हुई है, यकृत संबंधित गोष्ट, मतलब यकृत के समीप जो जो ऑर्गन्स है, वो बाद में हृदय भी आएगा, वो वृक्क भी आएंगे, मतलब किडनीज भी आएंगी, वो पेनक्रियास भी आएगा, वो ग्रहणी भी आएगा, वो इंटेस्टाइन भी आएगा, इन सब में यकृत के समीप, यकृत संबंधित कोष्ठ, यकृत के समीप जो जो कोष्ठांग है वहां वहां पे ये पुरुष धरा कला फैली हुई है, इसीलिए पुरुष अनल धारण का काम करता है वहां पे। देन बस्ती पूर्ण, ये किसका काम है, ये मूत्र का काम है कि ओके क्लेद वहन करता है, और दूसरा बस्ती का पूर्ण करना, बस्ती एम्प्टी रख के भी नहीं चलेगा, बस्ती को वहां पे पूर्ण करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्लेद बाहर नहीं जाएगा। सो ये दूसरा काम मूत्र का है। और सेकेंड काम स्वेद का क्या है, एक तो हम लोगों ने क्लेद विद्रुति, कोई क्लेद धारण आदि आदि अन्य अपनी कर्माणी। सो सिर्फ त्वक के इस पे क्लेद धारण नहीं, फुल बॉडी के ऊपर क्लेद धारण करना, ये स्वेद का काम है। ठीक है, सो हम लोगों ने अभी प्राकृत कर्म देख लिए धातुओं के और इनके मलों के। अभी हम लोग विकृत कर्म देखेंगे, स्पेशली वातकी के। सो वो क्या बोलते हैं यहाँ पे वातकी विकृत कर्म में, वृद्धस्तु कुरुते अनिला। सो वृद्ध वायु कुरुते, कुरुते मतलब कौन सा कर्म करेगा, क्या करता है वृद्ध वायु, अनिल इज वृद्ध, सॉरी अनिल वायु, और वात दोष वृद्ध इंक्रीज वात दोष, कार्श, कार्श इमेसिएशन करेगा वो, ओके। देन कार्ष्ण, कार्ष्ण मतलब क्या है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन करता है। उष्ण कामना, उष्ण कामना मतलब डिजायर फॉर उष्ण चीजों के लिए, क्यों, क्योंकि वायु का गुण क्या है, शीत गुण है। सो कार्श कब होगा, जब वायु रुक्ष गुण से बढ़ेगा, जब वायु लघु गुण से बढ़ेगा, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल, ये वायु के गुणा से, ओके। सो जब वायु लघु गुण से बढ़ेगा, रुक्ष गुण से बढ़ेगा तो कार्श उत्पन्न करेगा। कार्ष्ण्य जब वृक्ष गुण से बढ़ेगा तब वो कार्ष्ण्य उत्पन्न करेगा। उष्ण कामत्व जब वो शीत गुण से बढ़ेगा, ठीक, तब उष्ण कामत्व करेगा। सो और कंप, कंप अगेन पार्किंसंस में आपको दिखाई पड़ता है, कंप एक्सेट्रा। सो चल गुण से जब वायु बढ़ता है तो कंप जैसे लक्षण आते। सो वहां पे आप कौन आत्मगुप्ता मतलब कपी कच्छु पार्किंसंस में बहुत अच्छा इफेक्टिव आता है, और कपी कच्छु ये पूरी तरह से वातहर है, क्यों, क्योंकि वो मधुर रसात्मक है, मधुर विपाकी है, और गुरु और स्निग्ध द्रव्य है। सो ऑलमोस्ट वातों को हर एक एंगल से वो काउंटरएक्ट करता है, इसीलिए कपी कच्छु कंप जैसे इसमें मतलब जो पार्किंसन जैसे डिजीज है उसमें बहुत अच्छे से हेल्प होता है। देन आनाह, आनाह कल ही हम लोगों ने देखा कि आनाह क्या है, बद्ध उदरता, मतलब वायु एक जगह पे स्टक हुआ रहता है, ओके। सो उसमें क्या बोला था कल मैंने कि हम लोग जो एक्यूमुलेशन ऑफ वायु है, मतलब वायु जब वायु का वहां पे संचय होता है तो हमें उसको वहां से निकालना है। तो जब वो शीत गुण से बढ़ेगा, रुक्ष गुण से बढ़ेगा, और उसका चल गुण कम होगा, ओके, तब वायु एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए ड्रग्स कौन से जाएंगे, जो उष्ण गुणात्मक द्रव्य है, ओके, जो स्निग्ध द्रव्य है, जैसे कि एरंड तैल का एप्लीकेशन, इंगु त्रिगुण तैल का एप्लीकेशन हो, बृहद सैंधवादी तैल का एप्लीकेशन हो। अगर ये नहीं मिला समझो आपको, और गोमूत्र और गो अर्क है तो उसका एप्लीकेशन हो, जनरल हिंगू, घर में जाइए आप, हिंगू रहता है, हिंग हर एक हमारे किचन में रहता है, वो लेके आइए, गर्म पानी में मिक्स कीजिए और लगाए पेट पे, वो आनाह निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो उष्ण, उसका जो उष्ण प्रॉपर्टी है वो वहां पे काम करेगा। सिमिलर थिंग अम्ल गुण, अम्ल रस जो है वो भी थोड़ा उष्ण है और सरद ये है। फिर नमक है, लवण रस है, वो भी
सेम काम करेगा। सो ऐसी आपको इस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट प्लान करना रहता है। देन शक्रु ग्रह, ऑब्वियसली जब वात रुक्ष गुण से बढ़ता है तो वो पुरीश को शोष करेगा। सो जब शोष करेगा पुरीश को, उसमें से वाटर कंटेंट ड्राई अप करेगा, तो आपको हार्ड स्टूल नहीं तो कॉन्स्टिपेशन जैसे डिजीज दिखेंगे, कंडीशंस दिखेंगी। सो सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या दे सकते हो, आप तैल, एरंड तैल जो विरेचक है, उस इसको इंटरनली दे सकते हो पेशेंट को। नहीं तो जनरली नॉर्मल घी भी अगर आप एम्प्टी स्टमक दोगे, अगर वायु की वजह से ही, स्पेशली अगर शक्रु ग्रह हुआ है समझिए, तो नॉर्मल जो घी है हमारा, गाय का घी है, वो खाने से पहले 1 चम्मच थोड़े नमक के साथ देने से भी ये क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो घृत का जो स्निग्धता है, वो जो वायु की जो रुक्षता की वजह से वो जो ड्राई अप हुआ है पुरुष, उसको फिर से मेंटेन करके वो अपने आप बाहर निकलता है। सो आपको ये कंडीशन जो शक्रु ग्रह है, ये ओल्ड एज में बहुत ही फ्रिक्वेंटली दिखती है। क्यों? क्योंकि ओल्ड एज में जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, धातु क्षय होते जाते हैं, और धातु क्षय होने की वजह से वात बढ़ता जाता है। सो वहां पे आपको ओल्ड एज में, मतलब ओल्ड एज के जो पीपल है, कॉन्स्टिपेशन की बहुत तकरार करते हैं। सो ये कंप्लेंट्स करते हैं। सो वहां पे आप कोई भी ड्रग ना देते हुए, जस्ट आहार द्रव्य के ऊपर अगर आपने फोकस कर दिया बिना किसी मेडिसिन के, कि भाई आप 32 टाइम्स नहीं तो 34 टाइम्स अच्छी तरह से चबा के खाइए, खाने से पहले थोड़ा अगर उसको उनको अगर पित्त का कोई तकलीफ नहीं है तो आप इमली दे सकते हैं, इमली और गुड़ का मिक्सचर दे सकते हैं, ताकि वो जो ड्राई अप हुआ पुरुष है वो अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाएगा, और एक बार वो मॉइस्ट हो गया तो अपने आप बाहर आ जाएगा। क्योंकि वो बाहर इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो हार्ड हुआ रहता है वहां पे। ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, अगर उनको पित्त का तकलीफ है समझो, तो इमली खाने से पित्त बढ़ सकते हैं, अम्ल पित्त की कंडीशन हो सकते हैं, तो उसकी जगह पे आप आम्ल की ट्राई कर सकते हो। नहीं तो वृक्षाम्ल करके एक ड्रग, अम्ल द्रव्य है, वो आता है। दाड़िम अगेन बहुत अच्छा है, अम्ल है, मधुर विपाकी है, पर वो पित्त को नहीं बढ़ाता है। तो ऐसी ऐसी जो चीजें है वो आप बिना मेडिसिन के आप हैंडल कर सकते हो। और मेडिसिन से अच्छा इनमें बहुत क्विक रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आहार द्रव्य जनरली हमारे बॉडी को अच्छी तरह से सूट करते हैं रादर देन मेडिसिन। सो अगर आप आहार द्रव्य में ही कोई चेंजेस करते हैं तो पेशेंट को ना ही तकलीफ ज्यादा होती है, ना उसको कुछ ज्यादा एफर्ट करने पड़ते, क्योंकि वो क्या बोला गया कि आहार रस से काम करता है, रस प्रदान रहता है, और औषधि जो है वो वीर्य प्रदान रहता है। तो भी औषधि की अपनी शक्ति रहती है। सो कभी कभी पेशेंट जो है वो उनका बल इतना कम हुआ रहता है कि वो औषधि के वीर्य को टैकल नहीं कर पाते। तो इस टाइम पे आपको इसमें चेंजेस करने से आप किसी भी कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। देन बल भ्रंश, बल की हानि होना। ऑब्वियसली जब वात बढ़ना मतलब क्या है, धातु क्षय होना। धातु क्या करते हैं, जनरली उनका काम धारणा धातु बोला है। सो धारण करते हैं बॉडी को। सो अगर धारण कर्म कब हो जाएगा तो बल क्षय हो जाएगा। इसीलिए जो दूध है, घृत है, ये वाली चीजें बल बढ़ाने वाली बोली गई है। और मधुर रसात्मक जनरली है वो बल प्रदान करने वाली है। सो मधुर रस क्या करता है, वात को कम करता है, उससे वो बल बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ होती है। देन इंद्रिय भ्रंश एंड निद्रा भ्रंश। निद्रा भ्रंश सिमिलरली अगर वात का जब चल गुण बढ़ता है जनरली, तो आपको निद्रा भ्रंश जैसे मतलब डिस्टर्बेंस इन स्लीप दिखाई पड़ता है। अभी डिस्टर्बेंस इन स्लीप अगर इंसोम्निया का पेशेंट है, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। ये तो सिर्फ बेसिक्स के लिए बोला है कि हाँ, जनरल अगर आपको निद्रा भ्रंश दिखता है तो वात बढ़ा हुआ रहता है, पर इंसोम्निया के भी बहुत सारे फैक्टर्स है। उसमें से एक डेली नाइट ड्यूटीज करना एक फैक्टर रहेगा। देन दोपहर को सोना, ये दूसरा फैक्टर रहता है।
वायु अगर बहुत ज्यादा बढ़ा है, मतलब बहुत हैवी कुछ वर्कलोड किया और ये उसकी वजह से भी कभी कभी इंसोम्निया दिखता है। मोबाइल पे बहुत ज्यादा बैठना, नहीं तो टीवी के सामने बहुत ज्यादा बैठना, क्योंकि उससे भी वात बढ़ता है। ये हमें समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि हम लोगों का उतना ध्यान नहीं जाता है। अगर आप कोई भी मूवी देखते हो तो जो ये जो फिल्म चेंज होती है, मतलब जो मूवी का जो पिक्चर चेंज होता है, मतलब एक सीन है दूसरी इसमें दूसरा सीन रहता है, तो उसकी जो स्पीड रहती है वो ऑलमोस्ट 150 टू 200 किलोमीटर पर आवर की रहती है। मतलब इतने स्पीड में वो तेज भागता है, ये स्वाइप होता है, जो हमारे नॉर्मल इसमें हमें पता नहीं चलता। इवन जो उससे जो लाइट्स आती है वो भी हमारे आंखों को इतना वीक करती है कि उससे भी वातवृद्ध हो सकता है कि सो ऐसे कंडीशंस में हमें वहां पे वातहर द्रव्य देने। ओके, सो जनरली जो इंसोम्निया में मतलब निद्रा भ्रंश में दूध माहिश दुग्ध ये श्रेष्ठ निद्राजनक बोला है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली माहिश अगर आप देखोगे बफेलो तो देह में बहुत बड़ी रहती है, और उसका जो दूध है वो बहुत गुरु बोला गया है। और गुरु किसको ये करेगा? वात के चलो गुण को चलो लघु गुण को, क्योंकि जितना लघु होगा उतना वो फास्ट जाता है ना वात। सो जब लघु गुण बढ़ेगा तो वात का चलो गुण भी ऑटोमेटिक बढ़ता है। सो उसको कम करने के लिए माहिष दुग्ध ये बहुत अच्छा एक ये है, क्योंकि वो गुरु भी है, मधुर भी है और स्निग्ध भी है। सो वो बातों को ओवरऑल ये करता है। इसलिए एक ये चीज माहिष दुग्ध बहुत अच्छा हेल्प करता है निद्रा भ्रंश में। सेकंड, डेली सर पे अभ्यंग करना। मैंने कल ही बोला था कि दिनचर्या में उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स बोले गए, उसमें से अभ्यंग एक बहुत कंपलसरी करने के लिए उन्होंने बोला है। पर डेली हर एक को फुल बॉडी अभ्यंग वो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने वहां पे ये भी दिए थोड़े क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो अगर नहीं होता है तो उसके लिए उन्होंने थोड़े साइडवेज भी दिए कि हाँ फुल बॉडी को नहीं होता है तो आप शीर श्रवण पाद, मतलब पाद को इसको कान में कर्ण पूर्ण करना और शीर को तेल लगाना। क्योंकि जब आप हेड को मसाज करते हैं तो वहां की जो इंद्रिय है उनको बल मिलता है, उसकी वजह से आपकी निद्रा भ्रंश नहीं तो इंद्रिय भ्रंश ठीक हो सकता है। सो ये अभ्यंग का इम्पोर्टेंस है कि वो वात को डायरेक्टली कम करता है। और भ्रम, भ्रम अगर आप देखोगे यहाँ पे भ्रम का चक्रारूढ़ से एवं बोला गया है यहाँ पे, ये देखिए। सो भ्रम मतलब एग्जैक्ट भ्रम कौन सा है कि वो अगर वात वृद्धि की वजह से जो भ्रम होगा वो चक्रारूढ़ से है। मतलब आप किसी चक्र पे बैठे हो और वो चक्र घूम रहा है तो जैसे वो फीलिंग आती है वैसे वाला भ्रम रहेगा। अभी भ्रम भी दो तरह के हैं, एक वात वृद्धि की वजह से होता है और दूसरा अम्ल पित्त जैसे कंडीशन में भी आपको भ्रम दिखेगा। वहां पे क्या रहेगा कि हेड अम्ल पित्त की कंडीशन में सर दर्द करने लगेगा, हैवीनेस ऑफ द हेड होगा, आपके आंखों के सामने ब्लैकआउट्स आएगा, कभी कभी आप गिरोगे। सो ये पित्त और वात का कॉम्बिनेशन का भ्रम है। और केवल वात का जो भ्रम है वो चक्रारूढ़ से है, मतलब आप एक व्हील पे बैठे हो और वो घूम रहा है, आप उसके साथ घूम रहे हो, और जो फीलिंग आएगी मतलब जो गोल गोल घूमने जैसा रहता है वो वात का ये रहता है। ये जनरली आपको वर्टिगो काइंड ऑफ कंडीशंस में दिखते हैं कि वैसा वाला चक्कर आने लगता है कि। और दीनता, दीनता मतलब बॉडी बहुत ही ये हो जाता है, म्लानत्व हम बोला है उन्हें। म्लान मतलब ऐसे श्लथ मतलब ऐसे डिवेलिटेड ऐसे ये रहता है, आपको फीलिंग रहता है उसमें। और एक आपको इम्पोर्टेंट ये देना था कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वात प्राकृत और वैषम्य दोनों है। मतलब पहले उन्होंने क्या बोला था कि हम लोग प्रकृत विज्ञान के बारे में इसमें बात करेंगे इस अध्याय में, और विकृत विज्ञान में भी बात करेंगे। तो विकृत मतलब क्या है, मतलब वैषम्य मतलब क्या है दोषों का, यहाँ पे उन्होंने उसका मीनिंग दिया है, देखिए। वैषम्यम च द्विधा वृद्धि क्षय भेदा। सो वैषम्य दो तरह के होते हैं,
एक वृद्धि होती है और दूसरी क्षय। भेद मतलब उसके डिफरेंशिएशन। ओके, सो वृद्धि और क्षय भेद। सो अभी यहाँ पे ये वृद्ध लक्षण वो बोल रहे। सो सिमिलर थिंग हमें पित्त की वृद्धि लक्षण में भी दिखते हैं कि पित्त अगर बढ़ेगा तो क्या होगा वहां पे, नेत्रत्व और वीणमूत्र मतलब पुरुष मूत्र, नेत्र और त्वचा, इसमें येलोइश डिस्कलरेशन होगा। क्यों? वो पित्त का वो कलर का थोड़ा संबंध है, इसलिए वहां पे जब पित्त अपने राग और विश्र गुण से बढ़ेगा तब जाके आपको कलर डिफरेंशिएशन दिखेगा यहाँ पे। जो आपको जनरली कामला जैसे कंडीशन में दिखता है, नहीं तो जब इसमें अपने यूटीआईस में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जनरली आपको पित्त का ये वाला लक्षण दिखेगा कि पीत मूत्र निद्रा, मतलब पित्त का डिस्कलरेशन होना इन जनरल। ठीक, और अल्प निद्रता ऑब्वियसली पित्त की वजह से भी अल्प निद्रता आती है, क्योंकि पित्त का जब उष्ण गुण बढ़ता है तो वो अल्प निद्रता का कारण बनता है। आप अगर देखो आपने भी नोटिस किया होगा कि आपको शीत मतलब कोल्ड एनवायरनमेंट में जल्दी नींद आती है जनरली, रादर देन हॉट एनवायरनमेंट में। सो यही वहाँ का लॉजिक है कि जब उष्ण गुण से बढ़ता है तब आपको अल्प निद्रता जैसे कंडीशन आएगी। तो उसके लिए भी द्रव्यस है, इसलिए जटामांसी हो, ब्राह्मी हो, ये जो शीत द्रव्य जो है वो यहाँ पे हेल्प करेंगे इसमें अल्प निद्रता में। आप हाँ ऑब्वियसली आप दे सकते हो वात का, अगर निद्रा भ्रंश है उसमें भी इफेक्टिव रहेगा, पर स्पेसिफिक अगर आपको टारगेट पॉइंट करना है और अल्प निद्रा है और आपको पता है कि वो पित्त की कंडीशंस की वजह से हुआ है, तब आप जटामांसी ये ब्राह्मी एक्सेट्रा जो ड्रग्स है, यष्टि मधु है, जो पित्त को कम करते हैं, इवन घृत है, प्लेन घृत भी, गो घृत, वो भी पित्त को कम करता है। ऐसे वाले इसमें आप जा सकते हो। अगर आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि ये वात की वजह से है, तब आप जस्ट माहिषक क्षीर के लिए, नहीं तो ये क्षीरोभ्यंग के लिए जाएंगे तो भी वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। देन अगर कफ की वृद्धि लक्षण देखेंगे तो श्लेष्मा अग्नि सदन, फर्स्ट अग्नि सदन आता है, अग्नि को वो कम करता है। अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन मैंने बोला था कि अग्नि क्या है एग्जैक्ट, वहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि अग्नि क्या है कि जब द्रवत्व बढ़ेगा तब सॉरी द्रवत्व जब घटता है मतलब वो त्याग होता है तब अग्नि फॉर्म होता है। पर जब कफ ज्यादा बढ़ेगा, कफ इज इक्विवेलेंट टू द्रव, मतलब वो थोड़ा उनका ये है कि वो इंटर रिलेटेड है। सो जब कफ ज्यादा बढ़ता है तो आम बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और जब आम बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं तो अग्नि और पाचक पित्त अपना द्रवत्व त्याग करने में उतना ये नहीं रहती, मतलब सक्षम नहीं रहती। उसकी वजह से ये अग्नि सदन जैसे कंडीशन हमें दिखते हैं। और जब अग्नि सदन जनरल आम के लक्षण अगर देखोगे कि गौरव अनिल मूढ़ता आलस्य निष्ठि पक्ति व 13 चैप्टर में है सूत्र स्थान के अष्टांग हृदय के। तो ये वाले कंडीशन दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब कफ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली विकृत कफ आमों को फॉर्म करेगा, ओके, अग्नि को कम करके। और जब आम फॉर्म होगा तो आम कैसा रहता है, माधव निदान जी बहुत अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन देते हैं आम का कि वो विदग्ध रहता है और पिछीला रहता है। पिछीला मतलब कि बहुत स्टिकी रहता है। जब वो स्टिकी रहता है तो वो आगे बढ़ नहीं पाता, एक जगह पे वो स्टिक होके रहता है। सो जब वो एक जगह पे स्टिक होगा तो जो वहां के जो स्रोत होंगे वहां पे वो उनको ब्लॉक करेगा, और जब वो उनको ब्लॉक करता है तो वायु अपना संचरण का जो काम है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो ठीक से नहीं कर पाता, वहन ठीक से नहीं हो पाता। इसकी वजह से वो कब आलस्य मतलब अनुत्साह यहाँ पे हाँ यहाँ पे उन्होंने ये दिखाया है, कर्सर जहाँ पे है आलस्य थी अनुत्साह करके दिया है, देखिए। सो अनुत्साह मतलब एंथुजियास्टिक नहीं रहना, नहीं तो उसको उत्साह नहीं रहना। क्यों? क्योंकि बॉडी में कुछ ठीक से नहीं चल रहा है, हर जगह पे अवरोध हुआ है, उसकी वजह से आलस्य भी आ रहा है और गौरव भी आ रहा है।
गौरव का उन्होंने मीनिंग क्या दिया है, दुर्वहांगत्वम, मतलब अपनी बॉडी को वो उठा के भी नहीं रख सकता, मतलब ऐसे उन्होंने एक्सेस ये दिया है, वहां पे कोरिलेशन दिया है। दुर्वहांगत्व गत्व मतलब क्या है, अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके नहीं जा सकता, मतलब वो चलने में भी वो बहुत ये होता है, मतलब स्लो हो जाता है। और वो उन्होंने वहां पे मीनिंग दिया है यहाँ पे। सो वो क्यों होता है, क्योंकि जब कफ बढ़ेगा, आम ज्यादा बढ़ता है, अवरोध होता है, स्रोत अवरोध, तो वायु ठीक से काम नहीं कर पाता। अगर वायु का प्राकृत कर्म क्या है, उत्साह को मेंटेन करना। जब वायु विकृत होगा इसकी वजह से तो उत्साह कम होता है, आलस्य बढ़ता है, गौरव बढ़ता है। देन श्वैत्य, ऑब्वियसली श्वैत्य बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि कफ कैसा है, थोड़ा पेलर है, देखिए कफ का कलर। तो जब कफ विकृत होता है तो वो क्लेद में बढ़ता है, और क्लेद और रक्त को दूषित करके वो वर्ण बिगाड़ देता है। तो उससे श्वैत्य मतलब पेलर, जो पांडुत्व जो है वैसा वाला कलर आता है। सो यही चीज आपको पांडु के लक्षण में भी दिखेगी, पांडु व्याधि में, जहाँ पे आपको डिस्कलरेशन और पेलर पूरे इसमें दिखता है। भले ही वहां पे पांडु में वहां बोला गया हो कि पित्त प्रधान व्याधि है, पर चरक क्या बोलते हैं, भले वो पित्त प्रधान है पर वो स्टार्ट रस प्रदोष से होता है, और रस इज इक्विवेलेंट टू कफ। तो जब कफ बिगड़ेगा तो रस बिगड़ता है। यहाँ पे देखिए नीचे उन्होंने दिया है कि रसोपि श्लिष्म, की रस वृद्धि के लक्षण कफ वृद्धि के जैसे ही है, ऐसे उन्होंने वहां पे बोला है। सो जब रस प्रदोष जो होगा, मतलब रस विकृत हो जाएगा, तो आपको पांडु जैसे लक्षण दिखेंगे। तो ये जो श्वेत्य है, मतलब व्हाइटिश और पेलर जो डिस्कलरेशन आता है, वो इसकी वजह से आता है। इसीलिए आपको पांडु में तीक्ष्ण वमन बोला गया है, तीक्ष्ण विरेचन बोला गया है। आपको मेडिसिन कौन सी आती है पांडु में, पुनर्नवा मंडूर जैसा कफहर मेडिसिन आता है। देन नवायस लोह, जो इतना उष्ण है, लोह भी उष्ण है। देन उसमें जो विडंग एक्सेट्रा, त्रिजात, त्रिफला, ये है वो भी कफहर है। ऐसे वाले आपको मेडिसिन पांडु में दिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो कफ प्रधानता की अवस्था रहती है, और कफ प्रधानता की अवस्था में जैसे कि ये हमारे आचार्य बोलते हैं कि कफों को आपको दुश्मन की तरह ये करना है, ट्रीट करना है। वात को आपको वात और पित्त को जनरली दोस्त, पित्त को तो दोस्त की तरह ही, मतलब पित्त को जमाई जो बोलते हैं हमारे सनील लॉ, उसकी तरह ट्रीट करना है, क्योंकि पित्त बहुत आशुकारी रहता है, उसको सब अच्छा अच्छा देना होता है, शीत, हर चीज शीत देनी होती है। वात को भी दोस्त की तरह संभालना है उसको, कि उसको भी शीत उष्ण बीच में ऐसे देना होता है। पर कफ को दुश्मन की तरह ट्रीट करना है, उसको उतना इतना उष्ण तीक्ष्ण देना है कि वो उसके अलावा कफ ठीक हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको हर कफ जो व्याधि में आपको तीक्ष्ण विरेचन, तीक्ष्ण वमन ही आएगा। जो सेम थिंग आपको पांडु में भी दिखाई देती है, कि वहां पे चिकित्सा सूत्र में तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण विरेचन, ऐसे वाले जो मंडूर कल्प हो, लोह कल्प हो, ऐसे आते हैं। सो ये मतलब वो कफ प्रधानता की अवस्था की वजह से होता है। देन शैत्य, कफ का शीत गुण है, वन ऑफ द गुण ऑफ कफ इज शीत। सो जब शीत गुण से कफ बढ़ेगा तो शैत्य भी बढ़ेगा। सो वहां पे आपको उष्ण गुण देना है, जैसे कि उष्ण गुणात्मक कटु रसात्मक आहार जनरली देना है, नहीं तो पेय या ऐसी जो उष्ण आहार कल्पना है वो आपको वहां पे देना होगा। देन श्लथांगत्व, जब कफ ज्यादा बढ़ेगा तो आम ज्यादा बढ़ेगा, क्लेद ज्यादा बढ़ेगा। ओके, क्लेद कैसा रहता है, कीचड़ देखा है, कीचड़ आपको इमेजिन कीजिए, वो ना मिट्टी रहती है ना पानी रहता है, वो बीच का रहता है, मतलब एकदम ऐसे अनफॉर्म्ड रहता है। देखिए जब ऐसी कंडीशंस बॉडी में रहेगी तो वो हमारे धातुओं को भी अनफॉर्म्ड बनाएंगे, इसलिए वो श्लथांगता पैदा कर रहे हैं, मतलब वो अनफॉर्म्ड टिश्यूज बनाएगा जब कफ विकृत हो जाएगा। तो इसलिए पूरा बॉडी वीक हो जाता है। श्लथांगता मतलब ये स्रस्त अंग बोलते हैं हम लोग उसको, कि एक जगह पे स्टेबल नहीं हो पाता। तो ये चीजें आपको जनरली मर्मक क्षय में दिखती है, जनरली मर्माघात में दिखती है श्लथांगत्वता, और स्थौल्य में दिखती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि स्थौल्य में कैसा है, कफ बहुत ज्यादा बढ़ता है,
रस भी विकृत होता है। सो वहां पे आपको थुलथुलापना जो स्थौल्य का अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसे स्किन भी ऐसे एकदम अलग ही दिखती है उनकी, थोड़े फोल्ड्स बहुत ज्यादा आते हैं, वो श्लथांगत्व में। और श्वास कास अति निद्रता, श्वास और कास श्वास और कास जैसे जो डिजीज है वो कफ वृद्धि की वजह से होते हैं। और अति निद्रता, बहुत ज्यादा निद्रा आती है। क्यों? क्योंकि शीत गुण से कफ बढ़ता है, स्निग्ध गुण से बढ़ता है। सो ये चीजें निद्रा जनन है। माहिष क्षीण निद्रा जनन क्यों है? क्योंकि वो स्निग्ध है, गुरु है। कफ भी स्निग्ध और गुरु है। सो अगर एक्सेस क्वांटिटी में कफ बढ़ेगा तो एक्सेस क्वांटिटी में गुरु गुण, स्निग्ध गुण, ये वाली जो चीज है वो शीत गुण ये बढ़ेगा। इसकी वजह से अति निद्रता जैसी लक्षण आएंगे। सो वहां पे आप अति निद्रता में उष्ण गुणात्मक चिकित्सा कर सकते हैं। किरात तिक्त ये बहुत श्रेष्ठ निद्रा हर द्रव्य है। सो किरात तिक्त कैसा है? तिक्त है, माइल्ड कटु है, पर और रुक्ष गुणात्मक द्रव्य है। सो ये जो किरात तिक्त जैसे ड्रग्स है वो आपको अति निद्रता में ये कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं। सो उन्होंने यहाँ पे दिया है, देखिए, श्वेतांगत्व अवयव शैथिल्यम, शैथिल्य आना मतलब अनफॉर्म्ड होना, अवयव मतलब ऑर्गन्स, ऑर्गन्स में हर चीज आई, मतलब लिम्स भी आए, हेड, त्वचा भी आई, सब आए। तो वो शैथिल्य होना मतलब श्लेष्मांगत्व है। तो रस भी श्लेष्मवत, रस का भी सेम है, श्लेष्मा की जैसा ही है, क्योंकि गुण और ये सेम है वहां पे। और आगे वो बोलते हैं कि हाँ, एक्स्ट्रा क्या बोला है टीका में, यहाँ पे देखिए, तेन रक्त पित्तवत मांस मेदसी श्लेष्मवत। सो सिर्फ रस श्लेष्मवत नहीं है यहाँ पे, मतलब रस वृद्धि के लक्षण भी श्लेष्मा वृद्धि के जैसे ही दिखेंगे, और रक्त के जो है वो पित्त वृद्धि के जैसे दिखेंगे। जो पीत मूत्र नेत्र तक है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट इसमें देखा था कि रक्त का प्राकृत कर्म क्या है? वर्ण प्रसादन करना है। पीत वर्ण आना मतलब क्या है? वर्ण का विकृति होना। सो यहाँ पे उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, देखिए, तेन रक्त पित्तवत। सो रक्त की जो वृद्धि लक्षण है वो पित्त वृद्धि के समान ही दिखेगी। और एक्स्ट्रा उन्होंने बाद में थोड़ी डिजीज दी है, कंडीशन दी है कि अगर रक्त वृद्धि हो गए तो विसर्प होगा, प्लीहा होगा, विद्रदी होगा, फिर कुष्ठ, वात रक्त, पित्त रक्त, गुल्म, उपकुश। उपकुश मतलब यहाँ पे उन्होंने इसमें टीका में क्या दिया है? दंत मांसज रोग, जो आपको उत्तर स्थान में मिलेगा, दंतगत रोगास में। कामला, जॉन्डिस जैसी कंडीशन दिखेगी क्योंकि उसमें पित्त वर्णता रहती है। देन व्यंग, व्यंग यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है व्यंग के बारे में? शुद्र रोग विशेष बोला गया। शुद्र रोग विशेष मतलब क्या है? वन ऑफ द शुद्र रोग, व्यंग मतलब वो एक पैच जैसा डिस्कलरेशन। जनरली आपको 40 या 35 ईयर्स ओल्ड के ऊपर जो फीमेल्स रहते हैं उनको यहाँ पे ऐसे ब्लैकिश डिस्कलरेशन आता है, पूरा बटरफ्लाई पैच आता है, देखिए। सो वो उसको हम लोग व्यंग बोलते हैं। जो जनरली उसके लिए जो ट्रीटमेंट है, जनरली वो यष्टि मधु तैल जैसी अगर नस्य हम लोग करते हैं तो व्यंग जैसी कंडीशन ट्रीट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यष्टि मधु श्रेष्ठ रक्त प्रसादक है, वो रक्त को विकृति से बचाता है। सो और नस्य क्या करता है? डायरेक्टली लोकलाइज इफेक्ट देता है वहां पे, इसीलिए यष्टि मधु जैसा द्रव्य, नहीं तो यष्टि मधु तैल जैसा ये, और यष्टि मधु वर्ण्य भी। देन हरिद्रा जैसा ड्रग वो व्यंग में बहुत अच्छा हेल्प करता है। देन अग्निनाशक, रक्त वृद्धि में अग्निनाशक बोला गया है। जैसे कि रक्त वृद्ध कैसे होगा? वो द्रव रूप में वृद्ध होगा ना। तो जब द्रव रूप बढ़ता है, ऑब्वियसली जो द्रव रूप त्याग करना होता है अग्नि को, वो कर नहीं पाता, इसीलिए आपको रक्त वृद्धि में अग्निनाश भी दिखेगा। सम्मोह, रक्त जीवन कर्म करता है, मतलब क्या है? संज्ञा प्रोवाइड करता है रक्त, क्योंकि हर टिश्यू में उसको घूमना होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। तो अगर वहां पे ठीक से विकृत रक्त पहुंचेगा तो आपको मोह, मोह का लिटरली मीनिंग
अरुण दत्त बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर में कि कार्य अकार्य अनभिज्ञ नियम, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि कार्य करना है कि नहीं करना है, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है आसपास, ये मोह की कंडीशन है। और रक्तत्व नेत्र मूत्रता, मूत्र नेत्र ये रेडिश कलर के रहते हैं, इसीलिए आपको यूटीआईस में भी नहीं तो अश्मरी जैसे इसमें आपको रेड कलर का यूरिन दिखता है, क्योंकि वहां पे रक्त विकृति इम्पोर्टेंट मोस्टली देखी जाती है। सो यहाँ पे स्टॉप करेंगे। हाँ, क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आज हम लोग ये करेंगे। सो आपको इस तरह से टीका पढ़नी है। एक्चुअली अभी हम लोगों ने एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बहुत बेसिक टॉपिक है और इस पे जितना बोले उतना कम है। बहुत टाइम लगेगा इसको हर एक धातुओं के मलों के वृद्धि और क्षय लक्षण कवर अप करना। सो आज हम लोग यही पे स्टॉप करते हैं। आप भी इसी तरह से टीका पढ़ो। जरूरी नहीं कि संस्कृत आपको आनी चाहिए। अभी मैंने आपको ये समझाया कि टीका में जैसे 11 चैप्टर में स्पेशली वर्ड है और उसका मीनिंग है। सो ये मीनिंग तो हमें समझ में आ जाता है आराम से, जैसे कि सम्मोह मूर्छा, मूर्छा हमें पता है कि मूर्छा क्या रहती है। सो ऐसे आप भी ट्राई करो, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना आपको ये ग्रंथ की संस्कृत समझ में आएगी। जैसे एग्जाम्पल, मैं अभी गोवा से हूँ जहाँ पे हिंदी प्रमुख लैंग्वेज नहीं है। आप भी नेपाल से हो, आप में भी हिंदी प्रमुख लैंग्वेज नहीं है, नेपाली आपकी प्रमुख लैंग्वेज है। पर आपने हिंदी सीखी कैसे? आपने मूवीज देख के शायद सीखा होगा, ऐसे आपने सीखी है। आपका हिंदी टीचर कौन है? आपका हिंदी टीचर शाहरुख खान है, आपका हिंदी टीचर आमिर खान है। जो हीरोज है आपके मूवीज के, वो आपके हिंदी टीचर है, इन्होंने आपको हिंदी सिखाई। सिमिलर थिंग हमारे जो ग्रंथ से वो व्याख्या श्यामहा बोलेगा कि वो बोले गए, उनका मुंह से वो लिखे नहीं गए। सो जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये शब्द हमारे कान में घूमने, ये गूंजने लगते हैं। सो इससे हमें वो पढ़ते पढ़ते पढ़ते, क्योंकि अभी संस्कृत तो उतना कोई बोलता नहीं कि उनको हम देख के सुन के हम लोग संस्कृत आत्मसात कर ले। सो मैं बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप पढ़ते जाओ। जब आप जितना आप पढ़ोगे उतना आपको संस्कृत बेटर रहेगा, वो वर्ड्स आपको फेमिलियर रहेंगे, आप अच्छी तरह से टीका पढ़ पाओगे। सो ऐसे आपको टीका पढ़ना है, क्योंकि टीका में आपको डीप मीनिंग पता चलता है, आपकी चिकित्सा की क्रिटिकल थिंकिंग क्लियर हो जाती है कि टारगेट पॉइंट्स आपको पता चलती है कि कहाँ पे चिकित्सा करनी। सो आप इसी तरह से टीका पढ़ते रहिए और सिंपल है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये अष्टांग सूत्र 11 चैप्टर, सुश्रुत सूत्रस्थान 15 चैप्टर एंड सुश्रुत सूत्रस्थान 21 चैप्टर, ये तीन जो चैप्टर्स है ये बहुत सही चैप्टर्स है संस्कृत की टीका समझने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। बहुत इजी वे में दिया है, ज्यादा ग्रामर नहीं दिया है इसमें। चक्रपाणी टीका थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें ग्रामर है, पर सबसे इजीएस्ट टीका जो है वो डलनाचार्य जी की टीका है जो सुश्रुत संहिता में लिखी गई है। देन अष्टांग हृदय की जो अरुण दत्त जी और हिमाद्री जी ने लिखी है। सो आप जितना पढ़ोगे उतना बेटर रहेगा। एक क्वेश्चन आया यहाँ पे कि हाउ रक्त वृद्धि डिस्ट्रॉयज अग्नि। वही जैसे मैंने आपको बोला कि रक्त वृद्धि मतलब क्या है, रक्त का द्रव गुण से वृद्धि होना। अभी रक्त के बहुत सारे गुण बोले गए हैं कि वो चल गुणात्मक भी है, वो द्रव गुणात्मक भी है, वो विश्र गुणात्मक भी है, वो राग गुणात्मक भी है। सो विश्र मतलब क्या है, उसको स्पेसिफिक स्मेल होना। राग मतलब क्या, वो रेडिश कलर मेंटेन रखना। वैसे ही द्रव गुण है उसका। जब रक्त द्रव गुण से बढ़ेगा, यहाँ पे प्राकृत रक्त की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पहले उन्होंने बोला गया है कि वैषम्य क्या है, वृद्धि और क्षय है। वृद्धि विकृत रूप से वृद्धि है। सो जब विकृत रूप से द्रव गुण में वृद्धि हो जाएगी तब जाके वो अग्नि को नाश करेगा। क्यों? क्योंकि रक्त और पित्त आश्रय श्री भाव है, मतलब रक्त पित्त के अंदर ही रहता है ऐसे, या पित्त रक्त के अंदर ही रहता है
और ऊपर उन्होंने क्या बोला है कि तेन रक्त पित्तवत बोला है, मतलब रक्त और पित्त का साधर्म है। सो जब पित्त द्रवत्व त्याग करता है तब अग्नि फॉर्म होता है। सो जब वो द्रवत्व त्याग करने के लिए असफल रहेगा तब ऑब्वियसली अग्नि मांद्य होगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव गुण वहां पे बढ़ा हुआ रहता है। सिमिलरली जब रक्त का द्रव गुण बढ़ता है, अग्नि सेम थिंग अपना वो द्रव रुक्षत्व जो अटेंड करना है उसको, या फिर उष्णत्व जो अटेंड करना है वो नहीं कर पाता। इसकी वजह से वो अग्नि नाश हो जाता है रक्त वृत्ति में। सेकंड क्वेश्चन के किसने पूछा? अग्नि का। और एक यहाँ पे क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द रोल ऑफ द्रवांश एंड उष्णांश इन द चिकित्सा ऑफ रोगी। अभी द्रवांश एंड उष्णांश रोगी के चिकित्सा में नहीं, जनरली अग्नि के चिकित्सा में हम लोग देखते हैं। क्योंकि अग्नि अगर आप ठीक करते हो तो जनरली बहुत सारी कंडीशंस है, पैथोलॉजिक कंडीशंस वो ठीक हो जाती है। अभी द्रवांश उष्णांश ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली उसके लिए आपको पूरा चरक चिकित्सा सन 15 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। वहां पे उन्होंने स्पेसिफिक कंडीशन दी है कि भाई रुक्षता की वजह से अगर अग्नि ये विकृत हो जाता है तो क्या वहां पे ये कर सकते हैं मेडिसिन। रुक्षता की वजह से भी अग्नि विकृत होता है। क्यों? क्योंकि रुक्षता की वजह से वात बढ़ के उदावर्त जैसे कंडीशन होके समान वायु को विकृति आ जाती है, जिससे जो ये मैकेनिज्म है कि अपने आप द्रवत्व त्याग करना उसमें बिगाड़ आ जाता है। सिमिलर थिंग जब उष्ण गुण से बढ़ता है तब आपको अग्नि वृद्धि मतलब भस्मक जैसे कंडीशन दिखाई देते हैं। सो वहां पे आप कषाय द्रव्य ज्यादा यूज करोगे। जब अग्नि उष्ण ये बढ़ेगा अपने गुण से, तब जो कषाय द्रव्य के क्षीरपाक स्पेशली जो हैवी है डाइजेशन में, वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो द्रवता बढ़ता है तो आप वृक्ष गुण से ये उसको चिकित्सा कर सकते हो। मतलब वृक्ष गुण मतलब क्या है कि जो पाचन द्रव्य बोले गए मोस्टली तिक्त पाचन, जो गुड़ुचि है, मुस्ता है, ऐसे वाले जो ड्रग्स है ये आप वहां पे दे सकते हो, जिससे वहां पे का द्रव का शोषण होके अग्नि अपने प्राकृत फॉर्म में आता है। सिमिलर थिंग वृक्ष गुण के लिए वहां पे उन्होंने तैल और सुरा का यूज करने के लिए बोला है। तैल कौन से? दीपन तैला जो है, जैसे कि सरसप तैल हो गया, एरंड तैल भी थोड़ा दीपन करता है, तिल तैल है, ऐसे वाले जो। नहीं तो दीपन द्रव्य से सिद्ध किया हुआ तैल, नहीं तो दीपन द्रव्य से सिद्ध किया हुआ घृत, स्पेशली घृत श्रेष्ठ अग्नि दीपक है। सो आप जब उष्ण गुणात्मक रूप से अगर अग्नि ये होता है तो आप कषाय द्रव्य के लिए जाओगे। जब वृक्ष गुण से अग्नि विकृत होगा तब घृत जैसे स्निग्ध द्रव्य के लिए जाओगे। और अगर द्रवता की वजह से अग्नि विकृत होता है तब आप तिक्त रसात्मक द्रव्य के लिए जाओगे। और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. Thank you so much. We don't have any question for the. Yeah, we don't have any question. Thank you so very much, sir, for maintaining time from your busy schedule. We cannot pull this off without you. And we are looking more insight and this kind of a session from upcoming days too. And you can suggest that in our Facebook page. And last but not the least, thank you to all the participants who are there and listening from the starting of our session to the end. Thank you so very much. Looking forward for more insight Thank from you. Thank you so very much. With this, I would like to end the session. Thank you. you.